सो एवरीवन स्टार्ट करें यहाँ से आज की क्लास। दिस इज योर लेक्चर 2 एंड लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को एक बार रिवाइज करवा दिया आपके लिए। अब वो सेम रहेगा फॉर्मेट और आपने प्लस वन में किया भी है तो आप यूज टू हो, अवेयर हो उसको लेके। अब हमें कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स करनी है जो बीकॉम में आती हैं, जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। बट 90% जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट्स का वो प्लस वन लेवल का ही होता है। तो मैं कुछ नई एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके ग्रुप में मैंने शेयर की है पिक। न्यू बुक्स में भी शायद 17 होगा, चेक करो बेटा। न्यू बुक्स में 17 है ये। नहीं सर, न्यू बुक में तो डिफरेंट है क्वेश्चन। फिर आप फाइंड आउट करो इन द बुक्स ऑफ भरत कॉमर्स, जिसका फर्स्ट आइटम है कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 40,000। सर यही है, सेम है। न्यू बुक्स में 17 नहीं है। क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 17 17 नहीं है न्यू बुक्स में। हाँ जी सर। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट चेक करो बेटा। नंबर 1 फर्स्ट एडजस्टमेंट, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप पिक ओपन कर लो। ये स्टेटमेंट है, देखो स्क्रीन पे शो हो रही है आपको स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करो, मिलेगा आपको बुक्स में न्यू क्वेश्चन। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है इसकी एवरीवन। स्टॉक ऑन हैंड 10,700 इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 200। क्या मीनिंग है इस बात का? सर आपने स्क्रीन शेयर करी है? स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी आपके साथ? नो सर। सॉरी बेटा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। आई थॉट शेयर हो चुकी है आपके साथ। हाँ जी, अब शो हो रही है आपको। स्क्रीन शो हो रही है आपको एवरीवन? यस सर। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। न्यू बुक्स में देख लो नंबर क्या है। भारत कॉमर्स लिखा होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक 10,700 इंक्लूडिंग स्टेशनरी 200। इसका मीनिंग हमारे पास जो गुड्स का स्टॉक है वो 10,500 है। 10,700 दिए क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, बट इसके अंदर 200 का स्टेशनरी स्टॉक है। तो आपको पता है जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो गुड्स पे बनता है। गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का परचेज, इसमें किसी भी तरह का कोई और स्टॉक नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई आप इसको माइनस कर दो यहाँ से। क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, रेस्ट अमाउंट इज गुड्स का स्टॉक। और अब ये 200 का सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ से जाएगा? ये तो एक एक पार्ट हो गया इसका कि क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दिया आपने। दूसरा इसका मीनिंग समझते हो क्या है? आपने एनपीओ चैप्टर किया है। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक मींस क्या होगा? यूज योर नॉलेज, एनपीओ चैप्टर किया आपने प्लस 2 में। स्टेशनरी का एक्सपेंस कितना दिया क्वेश्चन में, चेक करो स्टेशनरी के नेम से। स्टेशनरी का अमाउंट कितना दिया बेटा? अच्छा, फिर एक और एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे, रीड करो। थर्ड एडजस्टमेंट क्या लिखे यहाँ पर बेटा? पार्टिसिपेट करना है आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड स्टेशनरी परचेज। अब समझ आ गया? ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है? अब आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। 5100 में से 800 रुपीज माइनस कर दोगे तो आपका ऑफिस एक्सपेंस कितना रह गया? 4300। अब इसकी एक और एडजस्टमेंट आएगी, बाद में देखेंगे। आफ्टर दैट ये जो 800 है वो अलग अलग कर दोगे, उसका नेम रखेंगे टू स्टेशनरी परचेज 800। अब ये कोई एडजस्टमेंट नहीं थी,
एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, एडजस्टमेंट और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। ये एक इंफॉर्मेशन थी कि जो आपको ऑफिस एक्सपेंस दिए हैं 5100, उसमें 800 के क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो आपने उसको बस अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया बस। तो ऑफिस एक्सपेंस 800 भी पीएल के डेबिट साइड आ गया, और रेस्ट हाँ स्टेशन एक्सपेंस अलग हो गया और ऑफिस एक्सपेंस सेपरेट हो गया। अब इसमें से 200 का स्टेशन स्टॉक माइनस कर दो, इट मीन ये क्या आ गया, 600 कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आता है सबको ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको अगर ओपनिंग स्टॉक दिया होता स्टेशनरी का तो आप प्लस कर देते और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। तो ये एक पॉइंट है कि समटाइम्स हमारी गुड्स के स्टॉक में स्टेशनरी का स्टॉक होता है, तो एक तो वो स्टॉक अलग अलग कर दो, दूसरा स्टेशनरी स्टॉक किस में से माइनस होगा, स्टेशनरी परचेज्ड में से। परचेज्ड अलग से दी नहीं, वो ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूड थी, तो हमने उसको वहां से सेपरेट किया। सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करो बेटा, मिला न्यू बुक्स में क्वेश्चन या नहीं, रजिंदर, लावण्य? सर यही है सेम 17 क्वेश्चन। ओके, न्यू बुक है आपके पास? सर मुझे लगता तो है। नहीं, आपने परचेज किए? सर अभी करी थी मैंने परचेज, हफ्ता हुआ है। हाँ, न्यू न्यू एडिशन होगा, अगर आपने बुक सेलर से परचेज किया तो न्यू ही होगा। यस। इंश्योरेंस प्रीपेड वॉज 330, ये तो सिंपल है, इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस पेड कितना दिया है 3000 लेस प्रीपेड, सॉरी ये दैट वन लेस प्रीपेड 330, पर प्रीपेड दो होते हैं ये आप सबने एनपीओ चैप्टर में किया हुआ है कि प्रीपेड दो तरह का होता है, बताइए कौन सा, ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड का मीनिंग क्या होता है, यस एवरीवन? वेरी गुड। ओपनिंग प्रीपेड का मीनिंग जो आपने पे तो लास्ट ईयर किया था बट टू बी कंज्यूम्ड दिस ईयर। जैसे आपने +2 में बीकॉम सेमेस्टर 1 की फीस दे दी, तो ये आपका क्या होगा, ओपनिंग प्रीपेड। लेकिन कंज्यूम कब करोगे, अब जब आप बीकॉम में आओगे दिस ईयर, तो ये हमारा इस साल का एक्सपेंस बन जाता है, करंट ईयर का। और जो आप बीकॉम सेमेस्टर 1 के एंड पे करोगे एक्स्ट्रा, वो आगे सेम 2 में जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर की फीस है। तो ऐसे बेटा, ओपनिंग प्रीपेड एंड क्लोजिंग प्रीपेड। अगर क्लोजिंग प्रीपेड है दैट इज योर एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, और जो ओपनिंग प्रीपेड है वो इस साल का एक्सपेंस है, वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसलिए बेटा 330 ऐड करना है। अच्छा, ओपनिंग प्रीपेड कहाँ दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में, वो तो एक ओपनिंग एंट्री के तौर पे आएगा ना हमारे पास, वो तो लास्ट ईयर पे कर दिया था, वो तो ऑलरेडी हमारे ट्रायल्स में है, उसका तो एक ही प्लेसमेंट है, वो ऐड होना है बस। लेकिन क्लोजिंग प्रीपेड, हाँ इट इज एन एडजस्टमेंट, इसे हमने माइनस भी करना है और बैलेंस शीट में दिखाना भी है। लास्ट आइटम, करंट एसेट्स का लास्ट आइटम, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपकी कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स हैं। देन फोर्थ एडजस्टमेंट रीड करो, क्या लिखा है यहाँ पर, included among office expenses 1000 paid for the acquisition of freehold property, जो हमने 31 मार्च को परचेज किए। इसका मीनिंग एनीवन, बेटा पार्टिसिपेट करिए अगर आपको समझ आ रहा है, बताइए। इंटरेक्शन आपका जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ऐड करते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ऐड तो करोगे, बट ये इंक्लूड किसके अंदर है, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वहां से माइनस करोगे, सिंपल। अगर ये वेजेस में इंक्लूड होता तो वेजेस में से माइनस कर देते, जैसे हम +1 में करते थे। तो देखो यहाँ पे हमने किया होगा, देखो तो ऑफिस एक्सपेंसेस में बाय मिस्टेक दो चीज चली गई, एक उसके अंदर स्टेशनरी परचेज चली गई, वो अलग कर दो, और सेकंड उसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट चला गया, वो सिर्फ आपको वहां से माइनस करनी है, फिर उसके अपने प्लेसमेंट है। स्टेशनरी परचेज्ड एक्सपेंस है, वो पीएल के डेबिट साइड ही आ जाएगा, डेबिट साइड से निकल के डेबिट साइड ही रहेगा।
लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारा एसेट है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट देखिए कहाँ पे दी है, ये देखिए, ये देखिए बेटा बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,800, फिर हमने प्लस 1,000 कर दिया, ये हमने इस ईयर के एंड पे परचेज की है। तो अब हमारे पास कितने की प्रॉपर्टी होगी, 11,800 का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट आगे बेटा। अब ये रीड करो, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रीड करो। ये क्वेश्चन प्लस 1 में नहीं किया आपने ऐसा कुछ। डेटर्स इंक्लूड अमाउंट ड्यू फ्रॉम गवास्कर 400 कंसीडर डेफिनेटली बैड। क्या मीनिंग इस बात का, मतलब नहीं मिले। पैसा मिलेगा ही नहीं, कहते गवास्कर से पैसे आने इम्पॉसिबल है, आपके बैड डेट्स है मतलब ये। सेकंड, हाँ, अब जो पैसा वेदी से लेना है वो डेफिनेटली गुड, इसका मीनिंग बता सकता कोई, डेफिनेटली गुड का मीनिंग क्या होता है? मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेंगे मिलेंगे, पर उसका क्या आगे रेफरेंस आएगा? अगर हम प्रोविजन बनाएंगे तो उसको निकाल के बनाएंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे, बेटा हम अपने गुड डेटर्स पे डाउट नहीं करते, है ना। मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि मेरा ओल्ड स्टूडेंट फीस पे नहीं करेगा, आई कांट मेक एन डाउट ना, अपने ओल्ड स्टूडेंट पे डाउट कैसे कर सकता हूँ मैं? तो इसलिए दे आर द गुड डेटर्स, ट्रस्टवर्दी, तो मैं उन पे डाउट नहीं कर सकता। वेदी इज माई ओल्ड कस्टमर, जब मैं उसको गुड्स क्रेडिट पे सेल करता हूँ तो मुझे पता है जो मर्जी हो जाए वेदी से पैसे तो आ जाएंगे, है ना। तो दैट इज गॉट डेफिनेटली गुड। तो जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओगे, अभी मैं आपके सामने बनाऊंगा, उस टाइम इस 1,000 के ऊपर नहीं बनेगी, पर इस 1,000 का करना कुछ नहीं है, इज ए गुड डेटर्स में रहेगा, बस इस पर डाउट नहीं करना। अगर आपके डेटर्स 10,000 है तो 10,000 में से डाउट किस पे करोगे, 9,000 पे करोगे, वेदी पे डाउट नहीं करोगे, लेकिन इसका करना कुछ नहीं है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कपिल देव 600 कंसिडर वेरी मच डाउटफुल। तो ये भी बैड के बराबर ही होती है बेटा, वेरी मच बैड या वेरी मच डाउटफुल, वन एंड सेम थिंग। ठीक है जी, अब हम डेटर्स की बात करते हैं। ये देखो डेटर्स आपके पास, चेक करो आपको ट्रायल बैलेंस में कितने डेटर्स गिवन है। रेस्ट पार्ट तो को आता है ना, ट्रायल बैलेंस सॉरी ट्रेडिंग पीरियड कैसे बनता है, वो बात हमने लास्ट क्लास में कर ली। बैलेंस शीट में सीक्वेंस क्या है, हमारे पास टाइम कम है, एक एक लेक्चर का ही टाइम है, तो चीजें को अपने फास्ट ट्रैक पे करने। नॉर्मली हमारे पास 4.5 मंथ होते हैं मिनिमम, आपके पास से सिर्फ 2.5 मंथ, आई थिंक वो भी नहीं है। हाँ जी, तो डेटर्स कितने की बने, 11,070। हाँ, अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स एक ही बात है। अब इसमें से डेफिनेटली बैड माइनस कर दो, गवास्कर के माइनस कर दो, नेम लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें माइनस हो जाएंगे। तो ये आगे, फिर वेरी मच डाउटफुल भी माइनस कर दो, तो आपके पास अमाउंट कितनी आ गई, 10,070। इट मीन्स बेटा 11,070 में से 1,000 तो मुझे आएगा नहीं कभी, वेरी मच डाउटफुल या डेफिनेटली बैड। तो इट मीन्स कितने पैसे आ सकते हैं अभी, 10,070। उसमें से भी एक पर्सन है, वेदी इज वेरी मच गुड, तो आप उस पर डाउट नहीं करोगे। सो वेन एवर यू विल मेक द प्रोविजन, जब आप प्रोविजन बनाओगे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 5% प्रोविजन किस पे बनाओगे, आप 5% प्रोविजन बनाओगे 9,070 पे। तो बट ये करना है बेटा यहाँ पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके बीकॉम में एग्जाम्स में आ जाता है क्वेश्चन। 10,070 पे बनाने की बजाय आप 9,070 पे बनाओगे, लेकिन 1,000 का करना कुछ नहीं है, ना 1,000 कहीं ऐड होना है, वो तो ऑलरेडी है उसके अंदर, ना 1,000 माइनस होना है, क्योंकि बैड थोड़ी ना है, ये गुड है, गुड रहेगा बस। इन्हें डिस्काउंट मिल सकता है, बस डिस्काउंट का प्रोविजन बनाओगे 1,000 पे,
क्योंकि डिस्काउंट हमेशा गुड डेटर्स को ही मिलता है, लेकिन बैड डेट्स का प्रोविजन नहीं बनाओगे। तो 9070 का 5% 454, ये माइनस कर दो, दैट योर आंसर 9616। अब इसको पीएल में कैसे दिखाएंगे एवरीवन? पीएल में आ जाइए, चेक करो पीएल में डेटर्स कितने गिवन, सॉरी बैड डेट्स कितने गिवन है पीएल के लिए? 1310। हाँ, ये आपके बैड डेट्स 1310। अब इसमें वो बैड डेट्स ऐड कर दो जो नई ऐड हो रही है, जैसे वही 400 गवास्कर के, 600 कपिल देव के। टोटल बैड डेट्स कितने हो गए आपके पास? ये आगे टोटल, यहाँ पे टोटल कर सकते हैं हम। $2310। फिर इसमें न्यू प्रोविजन ऐड होगी, क्योंकि आपको मैंने कल भी समझाई थी बात, बैड डेट्स का सीधा फंडा है टू बैड डेट्स जो लॉस हो चुका, ऐड फर्दर जो भी हम ऐड कर रहे हैं गवास्कर के, ये फर्दर बैड डेट्स हैं जो भी होने वाले हैं या अभी हुए हैं जिनको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था। तो जो बैड डेट्स रिकॉर्डेड हैं वो प्लस जो फर्दर है वो सब ऐड कर दो, माइनस सॉरी ऐड न्यू प्रोविजन। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है बताइए, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन में दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन कैन टेल? प्लस में समझाया आपको मैंने। फर्दर बैड डेट्स या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं, और न्यू प्रोविजन मतलब प्रोविजन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डाउट है, डाउट यस। लेकिन फर्दर बैड डेट्स का मैंने बोला ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस रिकॉर्डेड नहीं थे। हमें पता है कि पैसा नहीं आएगा, पक्का पता है, डेड है, लेकिन न्यू प्रोविजन होते हैं डाउटफुल। अब हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? प्रूडेंस। प्रूडेंस ये कहता है प्रूडेंस ये कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि ये लॉस हो सकता है, उसे लॉस मान लो, ताकि आपका प्रॉफिट कम से कम आए। लीस्ट फेवरेबल लेना होता है हमें हमेशा। तो इसलिए हम वो बैड डेट्स भी रिकॉर्ड करते हैं जिनका पता चल चुका है, पैसा मर चुका है, आएगा नहीं अब, और जिनके ऊपर हमें डाउट है वो भी ऐड कर देते हैं। इसलिए फंडा है, जो बैड डेट्स ट्रैवलर्स के अंदर दिए हैं वो कौन से हैं? जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। ये बेटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसके अंदर फर्दर वाले ऐड हो जाएंगे, न्यू प्रोविजन ऐड हो जाएगी, लेस क्या होगा? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन लेस हो जाएगी। लेस ओल्ड प्रोविजन, ये माइनस हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 2764। बस बेटा, न्यू प्रोविजन तो हमने बनाई थी वहां पर 454 की। रेस्ट पॉइंट्स आर वेरी सेम सिमिलर। आप रीड कर लो ट्रायबल्स को, अब किसी आइटम पे डाउट है आपको बताइए। किसी भी आइटम में डाउट हो देखिए बेटा ट्रैवल्स की। हो जाएगा क्वेश्चन ये, तो ये आप इसको होमवर्क में नोट कर लीजिए, मैंने एडजस्टमेंट्स बता दिए आपको। नाउ यू शुड डू इन होमवर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन जीएसटी के साथ करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही जीएसटी वाला है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें एवरीवन। हाँ जी सर, जैसे एडजस्टमेंट्स में लिखा है इंश्योरेंस प्रीपेड वाज 330 ना, तो ये कैसे बज रहा है कि इस ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है? बेटा प्रीपेड तो नेक्स्ट ईयर का ही होगा ना। क्लोजिंग, अच्छा ये पूछ रहे हो क्लोजिंग है कि ओपनिंग, ऐसे पूछ रहे हो आप? हाँ जी सर। ये हमेशा क्लोजिंग होता है बेटा, जब भी आपको नहीं दिया होता वो क्लोजिंग ही मानते हैं हम, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं ईयर के एंड पे बात कर रहे हैं। अगर वो ओपनिंग बात कर रहे हैं तो वो बताएगा कि मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, और वैसे भी ट्रैवल्स के अंदर दिया होगा ओपनिंग जो दिया होगा वो एडजस्टमेंट नहीं होता कभी भी। और
उसका डेट गिवन होती है 1 अप्रैल। अदरवाइज जैसे रेंट इज आउटस्टैंडिंग तो हम क्लोजिंग मानते हैं, वो हर एडजस्टमेंट को क्लोजिंग मानते हैं हम, until unless it is mentioned that it is related to last year। ये ओपनिंग है, अगर ये नहीं लिखा, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग हो, वो तो लास्ट ईयर का है तो फिर वो माइनस होगा। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग इस ईयर का है तो वो प्लस होगा, नहीं लिखा तो इसी ईयर का मानेंगे हम, ये पक्की बात है। अब बेटा एक क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 18 क्वेश्चन, मैं पिक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। देखिए ट्रायबल से रीड करो और फिर एडजस्टमेंट को रीड करो एवरीवन। जीएसटी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी टॉपिक आपने किया हुआ है और मैंने आपको कल कहा था कुछ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं आपके ग्रुप के अंदर, वो थ्योरी पार्ट की होंगी और जीएसटी पार्ट की होंगी, उन्हें आप रिकॉर्डिंग से वैसे कर लेना क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है आपके लिए अब, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका +1 में कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, आप एक बार फिर भी देख लेना। हमारे लिए सिलेबस में 7 चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं इस सेमेस्टर में। बेटा यहाँ पे क्या लिखा देखो, राइट ऑफ हाफ ऑफ मोहन चेक, इसका मीनिंग क्या है, एनीवन कैन टेल? मतलब डिस्काउंट दे देना उसको, नहीं डिस्काउंट नहीं है बेटा, अमाउंट लेस कर दिया। यस बैड डेट्स। राइट ऑफ हाफ ऑफ मोहन चेक, इसका मीनिंग मोहन से आपने कितने रुपए लेने हैं चेक करो, ऊपर लिखा है ब्रैकेट में। हाँ अब देखो क्या लिखा है वहां पे, देखो बेटा डेटर्स 62,000, इसमें 1,000 रुपीज के वो डेटर्स हैं जिसका एक चेक डिसऑनर हो गया था, मीन्स मोहन ने पहले चेक दे दिया आपको, बाद में उसका चेक क्या हो गया, डिसऑनर। जब चेक डिसऑनर होता है तो हम उस पर्सन को अपना डेटर मान लेते हैं, हम बोलते हैं मोहन डेबिट टू BR, ठीक है। अगर डिसऑनर, या मोहन डेबिट टू बैंक, अगर वो BR बैंक में है या वो चेक बैंक में जा चुका है तो मोहन डेबिट टू बैंक, तो मोहन्स चेक या मोहन्स बिल रिसीवेबल, ये पॉइंट बिल रिसीवेबल के ऊपर भी आ सकता है। तो अगर मोहन का बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो वो आपका फिर से डेटर बन जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन का कोई इतना रोल नहीं है, बस ये है कि 1,000 से मोहन हमारा डेटर है, उसका रीजन क्या है, उसका BR डिसऑनर हुआ है या उसका चेक डिसऑनर हुआ है या आपने उसको गुड्स क्रेडिट पे सेल की थी पहले, कोई भी रीजन हो डजंट मैटर। लेकिन अब पॉइंट क्या है, उस 1,000 में से हमें हाफ राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मीनिंग ही बैड डेट्स होता है, आप इस टर्म को भूल गए शायद। राइट ऑफ, जब हम किसी डेटर को राइट ऑफ करते हैं तो वो डिस्काउंट नहीं है पुनीत, वो बैड डेट्स है, इसलिए हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। तो 500 से बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दो। अब जो 500 रुपीज रह गए वो फिर क्या है, डेटर तो 1,000 से भी था और उसने बोला कि 500 रुपीज को राइट ऑफ कर दो, इसका मीनिंग बाकी के 500 का मीनिंग क्या है? डाउटफुल, नहीं रिसीव नहीं रिसीव थोड़ी हुए अभी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको कोई ये कहते हैं कि मैं 1,000 में से 500 रुपीज नहीं दे पाऊंगा, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, 500 मैं दे सकता हूँ, आई विल पे डेफिनेटली 500। तो जब वो अपनी कोई भी बात क्लियर कर देता है तो डाउटफुल नहीं रहती। राजेंद्र मैंने आपसे 1,000 रुपीज लेने हैं और आपने बोल दिया कि सर 500 नहीं देंगे हम आपको, तो क्या मैं आपके ऊपर डाउट करूं कि आप पे करोगे या नहीं करोगे? आपने बोल तो दिया
कि सर आई विल नॉट पे 500, जो मर्जी कर लो मैं 500 तो पे नहीं करूंगा, रेस्ट आई विल पे। तो इसका मतलब 500 बैड है और बाकी के 500 गुड है। तो ये कुछ नई एडजस्टमेंट है बेटा, नीड टू बी डन नाउ इन बीकॉम। बाकी तो वही है +1 की जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई। दैट लेक्चर वाज सो इजी, वो +1 का लेक्चर था। ज्यादातर क्वेश्चन +1 की दिया अभी भी यहाँ, बीच बीच में कुछ एडजस्टमेंट नहीं आएंगे। तो ये एक न्यू पॉइंट है, अगर किसी डेटर का 50% अमाउंट या 40% अमाउंट वो बैड डेट्स बोल दे, तो रेस्ट अमाउंट जो रह जाएगा 60%, उससे आपने डाउटफुल नहीं बोलना, क्या बोलना है, गुड। क्योंकि डाउटफुल वो है जो साइलेंट है। मैंने आपको +1 में ये बात समझाई थी, विजेंद्र याद है आपको? आप तो +1 के बैच में भी थे, कार्तिक, प्रियांशु, पुनीत और सब थे +1 के बैच में। मैंने आपको क्या समझाया था कि जो साइलेंट है वो डेंजरस है, जो नहीं बोल रहा उसके माइंड में क्या चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन जो सामने से बोल रहा है कि आई विल नॉट पे 500, इसका मतलब बाकी के 500 वो पे पक्का करेगा, इज ए गुड डेटर विद दैट 500। इसलिए अगेन वही बात आ जाएगी, जब आप प्रोविजंस बनाओगे तो बेटा इस 500 पे डाउट नहीं करोगे। तो डेटर्स की बात करें, हाँ जी, डेटर्स कितने दिए क्वेश्चन में, चेक करो। देखो बेटा मैं यहां शुरू करता हूं, डेटर्स 62,000 लेस बैड डेट्स, कितने बैड डेट्स हैं, 500। ये फर्दर बैड डेट्स है बेटा, दीज आर फर्दर बैड डेट्स जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं थे। मींस मोहन ने अब बताया, जब आपने मोहन को फोन किया होगा कि मोहन, देखो बेटा रियल लाइफ में क्या होता है, जब मोहन का चेक डिसऑनर हो जाता है तो आप मोहन को फोन करते हो कि क्या इरादा है, पैसे देने या नहीं देने, तो बोलते हैं सर मैं 500 नहीं देना चाहता, 500 मेरे पास नहीं है, मैं बाकी 500 दे दूंगा आपको। तो मतलब आप ये मानते हो कि वो बैड डेट्स हैं, और ये फर्दर बैड डेट्स हैं जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। रेस्ट जो अमाउंट रहेगी 61,500, उसमें ये जो 500 है ये मोहन वाली है ना अभी भी, ये मोहन की है ना अभी भी, लेकिन ये मोहन के जो है ये गुड है, और ये जो मोहन के 500 थे वो बैड थे। तो ये 500 हमारे गुड वाले हैं, इसको छोड़ दो, बाकी डेटर्स कितने रहेंगे बेटा, 61,000, उस पे 5% का प्रोविजन बनाओ, 3050। तो जो गवास्कर वाला पॉइंट था वही यहाँ पे है, बेदी वाला, सॉरी। तो बेदी के 1000 गुड थे, ऐसे ही मोहन के 500 बैड हैं, जिसका दूसरा मीनिंग है 500 गुड है। उन पे डाउट थोड़ी करोगे, डाउट तब करते जब वो साइलेंट रहता, जिसमें मैंने बोला बेटा पे करो, बोला हाँ सर देखेंगे कर देंगे कोई बात नहीं। अब ये साइलेंट ही तो दोगे ना, आप डेफिनेटली बता ही नहीं रहे कि दोगे नहीं दोगे, वो बता रहे सामने से कि आई विल नॉट पे 500। तो ये पॉइंट है इसके अंदर। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट रीड करो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड 1200 फॉर द इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। ये वही सेम है, वेजेस के अंदर क्या चलेगी, इंस्टॉलेशन। यू ऑलवेज नो बेटा इंस्टॉलेशन किसको डेबिट होती है, मशीन को, मशीनरी अकाउंट को डेबिट होती है, बट आपने गलती से कहाँ डाल दी, वेजेस में। तो वेजेस में से माइनस कर दो और मशीन में ऐड कर दो। फिर डेप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी पे 5%। अब चेक करो बेटा 5% है या 5% पर एनम है, पर एनम 5% है, 5%। पर एनम है। हाँ। तो बेटा मशीन पे अगर 5% है और पर एनम वर्ड नहीं है तो फिर आप मंथ्स कंसिडर नहीं करोगे। जैसे अभी इरेक्शन कब कराई आपने मशीनरी की, ये मैटर नहीं करेगा, बस हम मशीन में ऐड कर देंगे। ये देखो मशीन कितने की दी है आपको, 28,500 की, देखो बेटा 28,800 की, ये करके दिया एचपी, लेकिन आप ब्रैकेट में दिखाओगे ऐसे 1200, 28,800 प्लस 1200 इरेक्शन या इंस्टॉलेशन, तो मशीन कितने की होगी, 30,000 की। इस 30,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितने परसेंट, 5% वो आ जाएगा। बाकी तो सिंपल ही है, फर्नीचर पे 10% वो लगा देंगे। तो रेट पर एनम अगर दिया होता है तो हम मंथ्स कंसिडर कर सकते हैं, अगर रेट पर एनम नहीं है तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। बस बेटा और कुछ है नहीं इसमें। कमीशन एक्रूड क्या होता है बेटा, अक्रूड, कमीशन अक्रूड का मीनिंग
ये जो मिलना है लेकिन मिली नहीं। ये मिलने वाला है अभी, ये हमारी, क्योंकि अक्रूड वर्ड इनकम्स के लिए यूज होता है, जो इनकम्स अभी रिसीवेबल होती है, और आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, पेबल के लिए। तो कमीशन पक्की बात है, ट्रायल बैलेंस में आपकी इनकम होगी, क्रेडिट साइड दिया होगा, तो आप बाय कमीशन लिखोगे, ये तो प्लस वन का पॉइंट है, और इस कमीशन में अक्रूड ऐड कर दोगे, और साथ में अक्रूड क्या बन जाएगा, करंट एसेट। इसको आप डेटर्स के साथ लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक से पहले लिख दो, कहीं भी चलेगा। देन लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 months इज नॉट पेड। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो एवरीवन, क्वेश्चन में लोन कितने का है, 20 लोन 20,000 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। 6% पर एनम लिखा होगा ना पक्का, हमारे नाम लिखा नहीं है बट अज्यूम कर लो पर एनम, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट तो, क्योंकि वो तो 6% लोन लिखा है ना, जब ऐसे लिखा होता है तो 6% पर एनम ही होता है, तो 2 months का कितना होगा 200, तो ये इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। अब आपको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना दिया है ट्रेवल्स में 5870। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का मीनिंग, डिस्काउंट अलाउड भी इसी के अंदर है, इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट ड्यू 200, टोटल आ जाएगा 6070, और साथ में इंटरेस्ट ड्यू आपके लिए लायबिलिटी साइड आएगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। दैट इज द पॉइंट, क्लियर है। अब ये आपका सेकंड होमवर्क है आज का, सेकंड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और डिसाइड करते हैं। इसका फिक्सचर्स और फिटिंग्स का पर एनम इंटरेस्ट हाँ पर एनम है, नहीं तो पूरे साल का लगाया फिर हमने 8970 का पर एनम मींस पूरे साल का। सर 4 नहीं है बुक में 48970 है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अमाउंट चेंज की है एक्चुअली। ये जो टाइपिंग है बेटा, ये ओल्ड टाइपिंग है, इसमें जीएसटी के पॉइंट्स नहीं है, उन्होंने जीएसटी को ऐड किया है, इसलिए अमाउंट चेंज की है, तो डजंट मैटर, जो अमाउंट है उसी पे लगाना है बस आप, ठीक है। मैं अभी जीएसटी की बात कर रहा हूँ आपसे, तो बेटा जीएसटी क्वेश्चन गिवन है, यस, इनपुट जीएसटी, हाँ अभी तो ये पॉइंट पेंडिंग है ना हमारा, बेटा चेक करो जीएसटी का पॉइंट और है अभी इस क्वेश्चन में। अभी जीएसटी की बात अलग से करते हैं, आप सबने प्लस वन में किया, याद है आपको जीएसटी या नहीं, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करते हैं। एनी वन ऑफ यू, लवन ने आपको आता है बेटा जीएसटी का कॉन्सेप्ट, याद है प्लस वन का? सर इतना प्रॉपरली नहीं याद अब। ओके, तो मैं ना आज ग्रुप में कुछ लेक्चर शेयर करूंगा प्लस वन के, आपने उन सबको देखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं कि हम प्लस वन का चैप्टर भी रिवाइज करें अभी। अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं करवा भी देता, कोई इशू नहीं था, मैं 2-3 लेक्चर्स जीएसटी पे लगा देता, लेकिन अभी टाइम ही नहीं आपके सामने है। तो अभी आप जीएसटी या थ्योरी पार्ट को रिकॉर्डिंग में देखना, और हमें डिटेल में चाहिए भी नहीं यहाँ, जितना प्लस वन में डिटेल में था ना उतना नहीं चाहिए हमें, हमें कितना चाहिए वो मैं भी समझा रहा हूँ। बट अगर उसको बेसिक नहीं पता अगर आपको, फिर आपको वो लेक्चर एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि आपके लिए आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और सेम 3 में तो जीएसटी का सब्जेक्ट ही आपको आ रहा है, सेमेस्टर 3 में अभी जैसे हमारा बैच स्टार्ट हुआ है जीएसटी का, तो उसमें जीएसटी एज ए सब्जेक्ट आएगा 100 मार्क्स का। अब जीएसटी के ऊपर इंट्रो लेता हूँ मैं। नंबर 1, जीएसटी 2 तरह की होती है, एक इंट्रा फॉर्म और एक इंटर फॉर्म, सॉरी फॉर्म लिख दिया मैंने, इंट्रा स्टेट लिखना था, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मीनिंग विद इन द स्टेट, विद इन का मतलब सेम। जब हम ट्रांजैक्शन को सेम स्टेट में करते हैं, जैसे चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, पंजाब टू पंजाब, हरियाणा टू हरियाणा, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट। तो वहां पर जीएसटी को 2 तरह से लिखा जाता है, सीजीएसटी एंड
SGST, CGST एंड SGST। लेकिन अगर वो इंटर स्टेट हो, फॉर एग्जाम्पल पंजाब टू हरियाणा या हरियाणा टू हिमाचल, आप चंडीगढ़ यूटी में है, पंचकुला हमारे साथ ही बिल्कुल, पर अगर आप चंडीगढ़ से गुड्स पंचकुला में बेचते हो या पंचकुला से लेके आते हो, तो वहां जो जीएसटी लगेगा वो होगा इंटर स्टेट जीएसटी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड IGST। कुछ याद आ रहा है सबको? दैट टर्म इज यूज्ड IGST। आई का मतलब इंटीग्रेटेड, जिसमें SGST एंड CGST दोनों को ऐड कर दिए जाते हैं, CGST एंड SGST। फॉर एग्जाम्पल CGST है 9%, मोस्ट ऑफ आइटम्स पे बेटा 99% चलता है, C और S, ज्यादातर आइटम्स 18% के स्लैब में आती हैं। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी कितना हो जाएगा? 18%, 9% C, 9% S, और इन दोनों को ऐड किया इज इक्वल टू 18% IGST। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब हम जीएसटी को रिकॉर्ड करते हैं तो हम यहां पर दो तरह से रिकॉर्ड करते हैं, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट कब होता है? परचेजेस पे। हाँ, जब आप गुड्स परचेज करते हो बेटा, या आप कोई एक्सपेंस का पेमेंट करते हो, मीन जो जीएसटी हम पे करते हैं वो इनपुट है। जैसे वाइल पेइंग द रेंट, जब मैं रेंट पे करता हूं तो मैं जीएसटी पे करता हूं। वो नहीं किया था, फिर एक मिनट, लैपटॉप हो गया, चार्जर ऑन नहीं था, अभी हो जाएगा 2 मिनट में ऑन। तो जब मैं जीएसटी पे करता हूं, मैं पे किस पे करूंगा? गुड्स परचेज करने पे, रेंट पे करना, फर्नीचर परचेज करना, है ना। बट जीएसटी मुझे रिसीव कब होता है? सेल्स पे। जब मैं गुड्स सेल करता हूं, मुझे कोई इनकम होती है, आई रिसीव एनी कमीशन, जब मुझे रेंट मिलता है तो मुझे जीएसटी रिसीव होती है। जो जीएसटी रिसीव होती है उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। फिर उसका नाम SGST है, CGST है या IGST है, वो डिपेंड करता है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, बट वर्ड यूज होगा इनपुट या आउटपुट। स्टोरेज स्क्रीन आपको एवरीवन? यस सर। तो इनपुट और आउटपुट ये दो वर्ड्स हैं। तो आउटपुट को हम यूज करते हैं whenever you are selling the goods, सेल्स या रिसीट्स। तो अब इसके ऊपर दो वर्ड्स आते हैं बेटा, अब ये ध्यान सुनना, जिसकी नीड आपको है। हमें ना वो जर्नलिस्ट रिकॉर्ड नहीं करनी है अब यहाँ पे, जो +1 का वर्क था +1 में ही है। इनपुट जीएसटी का अगर बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो बैलेंस दिया होगा, इट मीन इनपुट जीएसटी कौन बनता है? इनपुट जीएसटी रिकॉर्ड भी होता है और कभी कभी कैंसिल भी होता है। कुछ याद आया? इनपुट जीएसटी कैंसिल कब होता है? जैसे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, तो जहां परचेज कैंसिल होगी वहां इनपुट जीएसटी भी कैंसिल होगी। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, तो उन सबको करने के बाद ट्रायल बैलेंस में आपको इनपुट जीएसटी दिया होगा, जिसका नेचर डेबिट है बेटा। इनपुट जीएसटी का जो बैलेंस है उसका नेचर क्या है? डेबिट। अब आप चेक करो, जो क्वेश्चन मैंने शेयर किया जिसकी पिक या बुक में क्वेश्चन जो आपका चल रहा है अभी, अब चेक करो बेटा, इसमें इनपुट CGST और इनपुट SGST दिया है 30,000 किस तरह दिया है? डेबिट साइड। तो ये हमारे लिए एसेट का बैलेंस है एक तरह से, ये हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है, दैट इज योर प्रीपेड। आपने एडवांस में गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया हुआ है, दैट बिकम्स योर एसेट हियर, ये आपकी एसेट बन जाती है। और दूसरा जो आपको दिया आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, हाँ ये क्रेडिट है बेटा, तो ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी, क्रेडिट। तो यार ना, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का मीनिंग है हमें रिसीव हुआ है लेकिन हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है,
वो गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट का है, बट हमें रिसीव हुआ है, दैट्स वाई इट्स योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। तो दो ही वर्ड्स हैं यहाँ पे, एसेट एंड लाइबिलिटी। अब आपके पास नेट क्या आएगा, एसेट है या नेट लाइबिलिटी है, चेक करो। लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ बैलेंस निकाल देंगे बेटा। आउटपुट CGST में से इनपुट CGST माइनस कर दो, तो नेट कितना बचा, 20 माइनस नेट आउटपुट CGST 20,000, क्योंकि आपको पता है अमाउंट सेम रहती है हमेशा, C और S की अमाउंट सेम रहती है। ऐसे ही नेट आउटपुट SGST कितना है 20,000। इन दोनों को आप लायबिलिटी साइड पे लोगे एज ए करंट लायबिलिटी, यू विल रिकॉर्ड एज ए करंट लायबिलिटी। ये 50,000 और 30,000 को माइनस करके आया, ठीक है ना। जब 20 दिखाओगे तो ब्रैकेट में दिखा देना, ब्रैकेट में क्या दिखाओगे, 50,000 माइनस 30,000। 50,000 क्रेडिट बैलेंस था, 30,000 डेबिट बैलेंस था। क्योंकि क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है तो जो बैलेंस बचा वो कौन सा बचा, क्रेडिट, एंड क्रेडिट मींस लायबिलिटी होता है। क्योंकि GST बेटा कभी भी आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, ना GST आपके लिए इनकम है। जब भी आप पे करते हो गवर्नमेंट को पे करते हो, पर गवर्नमेंट कहती ये आपको वापस मिल जाएगी। कब मिलेगी वापस, जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे। जैसे मैं रेंट पे GST पे करता हूँ, तो जब मुझे आपकी फीस पे GST मिलेगी तो मुझे वो GST वापस मिल रही है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अपना वो वाला पैसा काट लो जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ था हमें, बाकी हमें डिपॉजिट करवा दो। तो डिपॉजिट तो बाद में कराएंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे एक बैलेंस दिखाना है विच विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड। इसलिए इस क्वेश्चन की अमाउंट चेंज की गई है, क्योंकि GST पहले नहीं था, ये इस क्वेश्चन में अब डाल दिया, तो इसलिए इसके अमाउंट चेंज कर दी। एडजस्टमेंट वही है, कंसेप्ट वही है। तो हो जाएगा बेटा सबसे या नहीं, लिख दोगे नेट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST का अमाउंट 2020 लायबिलिटी साइड। GST से रिलेटेड यही है बस आपका सिलेबस, और कुछ नहीं है। बाकी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए आपको +1 की, वो लेक्चर शेयर कर दूंगा मैं। पहले तो बेटा आपको थोड़ी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, टाइम कम है हमें, वो टाइम हमें निकालना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। ये पॉइंट है इसके अंदर। लाइए ये क्वेश्चन और करते हैं स्टार्ट, आज का 3rd क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है ही है, कुछ क्वेश्चन और टिक कराऊंगा मैं आपको, वो सब आपको आज होमवर्क में करने हैं। तो स्टार्टिंग से नोट करो बेटा, होमवर्क क्या क्या आपका, होमवर्क नोट करिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो करने की जरूरत नहीं है, वो +1 के हैं, नो नीड टू डू। आपका जो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10th क्वेश्चन, जो आपका बीकॉम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, या जहां से बीकॉम में क्वेश्चन आएंगे वहां से होते हैं 10th क्वेश्चन। तो मैं बेटा इसकी ना पिक्स शेयर कर रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और साथ में पिक भी शेयर कर रहा हूँ। अगर बुक नहीं है तो यहाँ से ट्राई कर लेना, और न्यू बुक्स में मे बी सीक्वेंस डिफरेंट हो। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, और जो क्वेश्चन में टिक नहीं करवा रहा वो +1 के आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, सारे करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। 11 तो ऑप्शनल है, मेरी तरफ से करने की नीड नहीं है। 12 13 ईजी है, ऑप्शनल है आपके लिए। 14 क्वेश्चन करोगे होमवर्क में, जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया भी था आपको, पिक शेयर कर रहा हूँ उसकी भी। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हुआ है, और जहां लिखा है बीकॉम पंजाब, देख रहे हो बेटा, बीकॉम पंजाब लिखा है ना एंड में, ये आपका 10 ईयर्स क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका होता है उसके एंड पे, जैसे आप देखते थे +2 में लिखा होता था CBSE 2018, तो ये आपका 10 ईयर है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तभी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ईजी है, सिंपल है। 16 वेरी सिंपल ईजी है। 17 हमने आज करवा दिया, ईजी था। 18 हमने कर लिया, जिसकी पिक शेयर हो चुकी है, ये आपका होमवर्क है आज का। 19 ईजी है, स्किप कर सकते हो। हाँ, उसके बाद हम अभी करेंगे 20th क्वेश्चन।
20 तक अभी क्लियर सेंड कर रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है आज। 10:21 करना है आपको। ये मैं अभी डिस्कस करके भेजूंगा आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन डिस्कस करके ही क्लास ओवर होगी, बस आपको होमवर्क में करके देखनी है। आपका बैलेंस शीट मैच हो रहा है, नेट प्रॉफिट आंसर आ रहा है। अदरवाइज फिर एज ए डाउट हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में टेक ओवर करेंगे। देन 22 करना है आपको। ट्वेंटी थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप। 24 सिंपल है, 25 सिंपल है, इनमें कुछ भी नहीं एडजस्टमेंट नहीं है। 26 करोगे, ये भी है तो सिंपल, बट इसमें अदर एडजस्टमेंट्स हैं जो +1 लेवल की हैं, आप कर सकते हो इसको भी। बस बेटा 26 तक आपका होमवर्क है, क्योंकि 27 से न्यू पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा जिसमें बैडेड से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में से, जो एग्जाम में आ सकते हैं, 2 या 1 जो इंपॉर्टेंट है। वैसे शुरू में तो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक क्वेश्चन है जनरलिटीज बेस्ड, वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो बेटा 7 और 8 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये हम करेंगे। तो यहाँ तक वर्क क्लास वर्क में डिस्कस होगा और आप एज ए होमवर्क करोगे इनको, बस। ये लो, अभी हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, 7 से कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। आज और नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, आप होमवर्क में करोगे। गॉट इट एवरीवन? क्योंकि बेटा ये 3 क्लासेस है हमारे पास बेसिक्स के लिए, फिर एक क्लास आपको बैडेट्स वाली मिलेगी, तो 4 से 5 क्लासेस में हमारा चैप्टर चले ओवर होगा। तो साथ में पैरेलल होमवर्क करना, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा दूंगा मैं, क्योंकि टाइम कम है, जितना टाइम कम है उतना हम स्टार्टिंग से प्लान्ड रहेंगे तो बेटर है। बट डोंट वरी, आपका सिलेबस टाइमली ओवर हो जाएगा। फिर फ्राइडे को क्लास होगी। फ्राइडे क्लास होगी, आपका कॉलेज ऑफ होगा, तो फ्राइडे हम ऐसा करते हैं, हम जल्दी लगा लेते हैं 1:30 to 3। हाँ जी यस एवरीवन, फाइन है, बिकॉज इवनिंग यस में बिजी रहोगे या फिर जो भी है फेस्टिवल, तो हम 1:30 to 3 कर लेते हैं, बिकॉज मेरे बाकी बैचेस तो 3 to 4:30 है ही है। ये आपकी चॉइस है, अगर 4:36 आप चाहते हो तो फिर सेम रहेगा टाइम, बट क्लास ऑफलाइन नहीं है, परसों Online। ऑनलाइन रहेगी। परसों मैं घर से लूंगा क्लास, पर घर पर मेरे पास ये पूरा सिस्टम नहीं होगा, ये पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम जो यहाँ पे लगाया हुआ है, हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो घर पे मैं सिर्फ लैपटॉप से टीच करूंगा, जूम के ऊपर, जूम आईडी पे। हाँ, वो जूम पे चलेगा, 40 मिनट्स का जो क्लास का लिमिट होता है, उसमें हमारी 2 क्लासेस हो जाएंगी 40-40 मिनट्स की, ठीक है। तो परसों क्लास 1:30 to 3 करें या 4:30 to 6 रखें, बताइए, भी फाइनल करो। 1:30 to 3 1:30 ओके ठीक है, बट ऑफलाइन नहीं आना आपने, इट विल बी ओनली ऑनलाइन, ठीक है जी। क्वेश्चन 10th में आओ बेटा, 10th क्वेश्चन देखिए। सिलेबस हमारा टाइमली ओवर हो जाएगा। आई विल अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस, हम आगे के बैच को रेगुलर कर देंगे, जैसे भी होगा कोई बात नहीं, मैं प्लान कर लूंगा। आपको वरी नहीं होना कि आपका 17 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर 15 दिसंबर तक का प्लान कर लेंगे या 12 दिसंबर तक का, वहां तक ओवर हो जाएगा सिलेबस आपका। थोड़ा सा आपको ये होगा कि होमवर्क ज़्यादा मिलेगा, वो आपको करना होगा, और कुछ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, वो देख लेना। सेम 1 तो निकालना पड़ेगा आपको ऐसे ना। और एक अच्छा भी आपके लिए, सेम 2 से सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो लेट चल रही है, अगर वो सेम 1 को कंट्रोल कर लेती है, तो नॉर्मली सेम 2 हमारा स्टार्ट होता है 15 या 20 जनवरी से, तो आपका वहीं से शुरू हो जाएगा, और फिर उसके एग्जाम मई में होंगे, तो फिर वो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। तो सेम 1 में थोड़ा सा आप हार्ड वर्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन 10 की बात करें, ओपन करो एवरीवन। इसके एडजस्टमेंट को रीड करो।
ये क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन में नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में ऐड हुआ था बुक में, इससे मैं आपको अलग से समझाता हूँ। इसमें एक एडजस्टमेंट है, एक्सचेंज, फर्नीचर एक्सचेंज हुआ है, चेक करो। सर कौन सा क्वेश्चन? बेटा हमने 10th क्वेश्चन की बात की है, 10th क्वेश्चन जिसकी पिक मैंने शेयर की थी सबसे पहले। ओके सर। अभी जो होमवर्क की पिक्स मैंने शेयर की है उसमें पहली पिक मैंने 10th क्वेश्चन की है। इसकी एडजस्टमेंट्स को रीड करो, उसमें एक एडजस्टमेंट न्यू है जो एग्जाम में आ जाती है, फोर्थ एडजस्टमेंट, वो पहले करते हैं। इसका सोल्यूशन मेरे पास फाइल में नहीं है, मैं आपको अलग से सेंड कर रहा हूँ। फिर इसमें जो सेकंड वाली है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट 500, तो ये जो पहले 525 है उससे ही करेंगे? बस ये दोनों बातें अलग अलग रखनी होती है आपने ना। जो ओल्ड प्रोविजन है वो 525 है, वो माइनस हो जाएगी, और न्यू प्रोविजन 500 ऐड हो जाएगी। दोनों में कंपैरिजन नहीं करना आपने। इस क्वेश्चन में जैसे बैड डेट्स नहीं है तो सीधा ही लिख दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, और फर्दर बैड डेट्स भी नहीं है ना। ओल्ड प्रोविजन अगर ज्यादा है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी वो। क्रेडिट साइड है। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 4 रीड करो एवरीवन। ट्राई करो करने की, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको भी। और मैं इसका सॉल्यूशन शेयर करूँ बेटा आपके ग्रुप में ना साथ में। इस क्वेश्चन को चाहे आप ओरली देख लेना, इसमें बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये अप्रैल 2012 में आया था क्वेश्चन एग्जाम में। हाँ जी, फोर्थ एडजस्टमेंट रीड करो मैं एवरीवन। इसमें एक मिस्टेक भी है, वो पता नहीं न्यू बुक्स में करेक्ट कर दी नहीं कर दी। फर्नीचर वो सोल्ड ₹4, कितना लिखा है? 60। ये 760 है। फर्नीचर वॉज सोल्ड, बेटा आ रही है साउंड सबको? एवरीवन सर ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹760। आपकी बुक में 60 लिखा होगा 10th क्वेश्चन में, ये मिस्टेक शुरू से ही है, तो उसको 760 कर लो। इन एक्सचेंज ऑफ ए न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 1680, हम 1680 का न्यू फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में हम अपना ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं 760 रुपीज में। और नेट इनवॉइस दोनों को माइनस करके कितना आएगा? माइनस करो दोनों को, नहीं 1680 और 760 को, बेटा कितना आएगा? 920। नेट इनवॉइस 920। इसका मतलब समझ लो बेटा, एक्सचेंज सिस्टम आपको बताइए, हम अपना ओल्ड रेफ्रिजरेटर दे देते हैं और नया परचेज कर लेते हैं, ओल्ड के पैसे माइनस हो जाते हैं। तो आप एक नया फर्नीचर परचेज कर रहे हो 1680 का, और उसके एक्सचेंज में ओल्ड फर्नीचर दे रहे हो, और आपका जो नेट बिल बना 1920 रुपीज का। लेकिन वहां एक मिस्टेक होगी, क्या लिखा है वो? परचेज बुक्स। हाँ, तो आप समझ लो रेक्टिफिकेशन एरर। आपने जब फर्नीचर परचेज किया तो क्या वो एंट्री परचेज बुक में जाएगी? नो, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। फाइनल काउंट्स को टफ करना हो, अगर आपने कभी भी टफ करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन डाल देते हैं। जब भी रेक्टिफिकेशन आएगा टफ हो जाएगा वो। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो बनाओ एंट्री बेटा, लगाओ दिमाग।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। पहले तो आप फर्नीचर को डेबिट करोगे, फर्नीचर, और ये नया वाला फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये न्यू फर्नीचर है। कितने का परचेज किया? 680 का। और गलती से आपने इस एंट्री को कहां पे लिख दिया? परचेज बुक में। बट परचेज बुक में कितने गए? 920। परचेज बुक में कुछ जाना नहीं होता, तो 920 रुपीज जो आपने गलती से परचेज बुक को डेबिट किया है, आप परचेज को कर लो क्रेडिट करो। तीसरा पॉइंट, आपको कितनी बुक वैल्यू का फर्नीचर था वो चेक करो। ट्रायल बैलेंस में दिया होगा वो फर्नीचर कितनी बुक वैल्यू का था। नहीं बेटा, फर्नीचर के नाम से दिया होगा ना कुछ, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर के नाम से दिया होगा, चेक करो एवरीवन। फर्नीचर 2000 फिर वही है, पूरा ही सेल कर। हाँ पूरा ही है, क्योंकि हमें अगर तो बताया होता कि द पार्ट ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू ₹1000, फिर हम मानते कि वो एक पार्ट बेचा है हमने। अब तो लिखा है फर्नीचर बेचा है, अदरवाइज तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे कैसे पता कि 2000 में से कितने का बेचा है, कितने में बेचा है। बात समझ रहे हो? कितने में बेचा है वो तो मुझे समझ आ गया, 760 में, पर कितने वाला था वो, मीन्स उसकी बुक वैल्यू क्या थी, वो मुझे गिवन नहीं है। तो दैट्स वाई मैं ये मान लूंगा पूरा फर्नीचर बेचा हमने। तो बेटा फर्नीचर क्रेडिट भी होगा, जो ओल्ड वाला है, ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, ये बेटा बुक वैल्यू है, जिसकी बुक वैल्यू 2000 है। तो 2000 वाला फर्नीचर आपने बेच दिया, नया फर्नीचर आपने परचेज कर लिया। तो अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रॉफिट या लॉस। अब यहां मुझे लॉस हुआ है बेटा, लॉस ऑन सेल अकाउंट 2920 माइनस 1680, 2920 में से 1680 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 1240 रुपीज का लॉस हुआ है। और ये लॉस अगर आपको निकालना हो आप खुद भी निकाल सकते हो। कैसे? सिंपल सी बात है बेटा, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी? 2000। बुक वैल्यू 2000 थी। अच्छा, डेप्रिसिएशन का तो कुछ फंडा है नहीं यहाँ पे, ये फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो बुक वैल्यू में से सेल प्राइस माइनस कर दो। हमने ये फर्नीचर कितने का बेचा? 760 बेचा। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको 1240 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। बस इसमें एक ही पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है जो हमने बेचा। वो एक अजम्पशन होगी कि जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है फर्नीचर 2000 का वही बेचे, तभी बात बनेगी। तो ये एक जर्निटी बनती है जिससे आपका लॉस आता है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये ओल्ड फर्नीचर तो बुक्स में से खत्म हो गया। अब हम नया फर्नीचर कितना दिख देंगे? 680। मैंने इसका सोल्यूशन शेयर कर दिया आपकी उसमें, क्योंकि इसका सोल्यूशन मेरी फाइल में नहीं है, तो मैं आपको अलग से शेयर किया है, वहां से देख लेना। अब आपकी बैलेंस शीट में 1680 आएंगे। और दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे क्या जाएगा? लॉस। पीएल के डेबिट साइड पे आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1240 का, और न्यू फर्नीचर जाएगा बैलेंस शीट में। और टू परचेजेस 920, तो परचेज में से माइनस कर दो, क्योंकि वो गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, उसका कोई रोल नहीं था परचेज बुक में। अच्छा, उसके बदले में पे तो कर दिया हमने 920, वो तो कैश पे कर दिया, वो तो कर दिया होगा चेक से या कैश से या पेटीएम, जो भी किया होगा हमने कर दिया होगा। मिस्टेक क्या थी कि परचेज बुक में चला गया था, तो वहां से उसको रेक्टिफाई करो, परचेज में से माइनस करो। और ओल्ड फर्नीचर 2000 से माइनस हो गया, वो तो खत्म ही हो गया समझो। तो आपके 2 क्रेडिट है 2 डेबिट है। तो ऐसा पॉइंट जब एग्जाम में आता है तो टफ हो जाता है। रेस्ट बेटा मुझे बिल्कुल सिंपल लगता है क्वेश्चन। लास्ट एडजस्टमेंट है, प्रोप्राइटरी यूज्ड 5000 गुड्स पर पर्सन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स फॉर फ्री सैंपल, वो आपको पता है। परचेज में से माइनस करने 5000 भी और 2000 भी। जो 5000 है वो ड्रॉइंग्स है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और 2000 फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट पीएल की डेबिट साइड आती है, ठीक है।
तो ये 10th क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद एक पिक मैंने आपको लास्ट में शेयर की है 7th क्वेश्चन की, वो लो। 7th क्वेश्चन मैंने शेयर किया आपको 7 और 8, मैं वो करवा रहा हूँ आपको। ऐसे नेक्स्ट क्लास में बेटा हमें कुछ नए क्वेश्चन करने हैं, तो 3 से 4 क्लासेस में आपके ये क्वेश्चंस होमवर्क में करो। मीन्स आप कह लो कि टिल फ्राइडे, ये आपका होमवर्क आज का नहीं है, सिर्फ टिल फ्राइडे इनको ओवर करो। मैं आपसे अभी और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट 90% हर क्वेश्चन सेम है। डोंट वेट कि सर करवाएंगे पहले। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, परफॉर्मा, सीक्वेंस, 70-80% एडजस्टमेंट्स वही सेम है। हर क्वेश्चन में एक या दो एडजस्टमेंट नहीं है, वो छोड़ दो, दैट आई विल डू। तो आप होमवर्क को फ्राइडे तक कंप्लीट करो। ये हाँ, बस कमिंग फ्राइडे, परसों तक कर लो क्लियर, है ना। वो जो रह जाएगा वो संडे को, फिर संडे को हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपके डाउट्स ले सकते हैं, संडे को भी क्लासेस लगा सकते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास और 8 है। चेक करो ये क्वेश्चन कौन सा है, 7 है। शीर पर बात कर। तो वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चन, फाइनल काउंट्स में से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स में, नथिंग एल्स, और कुछ आता ही नहीं है एग्जाम में। बट फिर भी 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आना हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें जनरेटिव आपको बनानी है। तो फर्स्ट जनरेटिव क्या होगी चेक करो। फर्स्ट जनरेटिव बेटा, रिकॉर्ड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन श्री प्रभाकर जर्नल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। आप सबको पता है बेटा, रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, इसका स्टॉक जब रिकॉर्ड होगा तो इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर। एक तरफ वो क्या बन जाती है, करंट एसेट, डेबिट होके। तो ये आपके लिए करंट एसेट है, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड पॉइंट है 7th क्वेश्चन का, ₹20,000 wages and printing are outstanding। तो सिंपल, wages अकाउंट डेबिट टू wages outstanding, प्रिंटिंग चार्जेस टू, लेकिन कॉमन वर्ड क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वट एवर जो भी है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है ₹2,000 फॉर द इंश्योरेंस पर्सनल, मीन्स ड्रॉइंग है ये, एंड 10,000 फॉर द इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। अब सबको पता है, हाँ जी बेटा, याद है सबको ना, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल मीन्स लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स दोनों क्या होते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस टू इनकम टैक्स, क्योंकि हम गलती से इंश्योरेंस डेबिट कर देते हैं, जो कि होता क्या है वो ड्रॉइंग्स। अब आप उसको रेक्टिफाई कर दोगे, ड्रॉइंग्स डेबिट टू इनकम टैक्स टू इंश्योरेंस। इनकम टैक्स चाहे एडवांस में दिया हो या प्रीवियस दिया हो, इनकम टैक्स आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, वो ड्राइंग्स का पार्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट नहीं करते कि एग्जाम में आएंगे। 8th क्वेश्चन नहीं करना, क्रॉस कर दो, 7th ही करना है बस आपको सिर्फ, मतलब 8th क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, 7th ही इनफ है। इस टाइप के पैटर्न में नहीं रहे आपके, आएंगे नहीं एग्जाम में। आज नेक्स्ट एंट्री क्या बेटा, डेप्रिशिएट मशीनरी एंड फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड बिल्डिंग, सिंपल। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन एडवांस मिला हमें, तो आपको पता है बेटा जो चीज एडवांस मिलती है वो आपके लिए इनकम नहीं होती, तो कमीशन रिसीव्ड को डेबिट कर देंगे और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को लायबिलिटी बना देंगे। तो हमेशा जब हमें इनकम एडवांस मिलती है तो हम बोलते हैं इनकम को कैंसिल करना है, इनकम कैंसिल एंड इट बिकम्स लायबिलिटी। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इन एंट्रीज का हमने प्रॉफिट पे इफेक्ट दिखाना है, दैट्स वाई हमारे पैटर्न में नहीं है कि अगर मान लो कोई एडजस्टमेंट्स हम पास करते हैं उसका हमारे प्रॉफिट पे फेवरेबल इफेक्ट होगा या अनफेवरेबल होगा। ये देखो, अब आपको प्रॉफिट दिए इस क्वेश्चन में, चेक करो, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स इज गिवन टू 25,000। अब आप बताओ देखकर
आपको टाइम दे रहा हूँ बेटा मैं। इनमें से क्या इफेक्ट आएगा हमारे नेट प्रॉफिट पे? इन सब के रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट बढ़ेगा या लेस होगा या नो इफेक्ट? बताइए, करो ट्राई एवरीवन। तो एक चीज और दिखा रहा हूँ बेटा मैं आपको एवरीवन, ये बुक आपको दिख रही है, ये आपके लिए एक 10 ईयर्स बुक है बेटा, फाइनल टच। आपको हमने +2 में भी रेकमेंड की थी, बेटर अभी परचेज कर लो इसको, बिकॉज जब आप फाइनल टच परचेज करोगे तो इसमें एक तो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी नोट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। दूसरा, जितने भी 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन सोल्ड हैं। तो ये बुक आप जरूर परचेज करें और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यूनिवर्सिटी में ना मोस्टली 10 ईयर्स वाले क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे फाइनल अकाउंट्स मैं आपको बुक से करवा रहा हूँ, आप साथ में फाइनल टच से करना शुरू कर दो, तो क्या होगा कि आपका पहला लेवल चलता रहेगा। जब तक फाइनल अकाउंट चैप्टर यहाँ ओवर होगा तब तक आप फाइनल टच में से ओवर कर लो, और कोई डाउट है तो लेके आओ, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, बिकॉज देयर इज नो रिवीजन बैच। हमारा सिलेबस ओवर होगा और आपके एग्जाम्स होंगे, तो बीच में टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको 10 ईयर्स क्वेश्चन तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसमें 20 ईयर्स के क्वेश्चंस गिवन है, और साथ में एक इसके अंदर स्कैनर टेबल होता है कि यहाँ लास्ट में दिया होता है बेटा कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन थ्योरी का आया कभी या न्यूमेरिकल आया है। ये बहुत अच्छी चीज है, लास्ट 20 ईयर का ट्रेंड गिवन है, किसमें से थ्योरी कब आई है, किसमें से न्यूमेरिकल आया है। और अगर बुक में जाओगे तो इट्स वेरी एक्सलेंट बुक में, आप कह लो कि इस बुक को करने के बाद आपको आपकी टेक्स्ट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल गिवन है, 5 मार्क का क्वेश्चन अलग गिवन है, 15 मार्कर अलग है, शॉर्ट अलग है, लॉन्ग अलग है। एक्सीलेंट, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। बट नॉर्मली सिलेबस के बाद हम बोलते हैं रिवीजन में, बट अभी तो टाइम ही नहीं आपके पास, सेमेस्टर्स में टाइम नहीं होता है, तो सिलेबस के साथ साथ इसको 10 ईयर्स को आप करते रहिए, बेटर है। अब हम इसको करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का ही, रेस्ट हम फिर परसों मिलेंगे। देखो कोई भी क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होने से क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड बढ़ती है, और क्रेडिट साइड के बढ़ने से जीपी बढ़ता है, और जीपी के बढ़ने से नेट प्रॉफिट। तो बेटा ये 1 लाख और 150 प्लस होंगे। दूसरा, लायबिलिटीज के बढ़ने से या एक्सपेंसेस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। इसको आप रिवैल्यूएशन के तरीके से सोच सकते हो, एसेट्स बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट है, अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो लॉस है। तो बेटा 25,000 हमारे एक्सपेंसेस जो पहले से रिकॉर्ड नहीं थे, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, अगर हम एक्सपेंसेस को और रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, पीएल की डेबिट साइड पे आएंगे। तीसरा, ड्राइंग्स का प्रॉफिट लॉस से कोई लिंक नहीं होता, ड्राइंग्स डेबिट होगी और ये 2 अकाउंट पहले जो डेबिट थे वो कैंसिल हो गई, इसका प्रॉफिट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ना तो ये एक्सपेंस है ना इनकम है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, आपको पता है बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस है, इसके रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा, तो 70,000 से कम हो जाएगा। और कमीशन रिसीव जो इनकम था पहले, अब वो इनकम नहीं रहा, तो इनकम्स के कम होने से भी प्रॉफिट कम होगा, तो 15,000 भी माइनस होंगे। तो बेटा अब यहां पर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, अगर 25,000 गिवन है आपको एवरीवन, तो सिर्फ एक एंट्री है जो प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, दैट इज 2,50,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। बाकी सारे पॉइंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड कमीशन इन एडवांस, ये तीनों से हमारा या तो एक्सपेंस बढ़ रहा है या इनकम कम हो रही है, जिससे प्रॉफिट कम होगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, तो 8th क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। आपका जो होमवर्क स्टार्ट होता है बेटा, 7 तो मैंने आपको एक्सेप्शनली करवा दिया, और फर्स्ट 9 क्वेश्चन में 7th ही करने वाला था, बाकी करने तो कर सकते हो, मेरे तो मना नहीं है, वो +1 के क्वेश्चन है, यू विल वेस्ट योर टाइम। 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करो, 10 से लेकर 23 तक मैंने आपको होमवर्क दे दी, 24 तक सिलेक्टिव क्वेश्चन है, और 4 तो करवा दिए, एक उस दिन किया था हमने, 3 आज कर लिए, रेस्ट मैं आपको फ्राइडे और संडे तक करवा दूंगा। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। 23 तक करने के बाद आप ऐसे लेके चलो कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको आता होगा सारे, जैसे अभी मैनेजर्स कमीशन का पॉइंट आएगा, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, वर्क मैनेजर, गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं,
जो आपने प्लस वन में की भी हुई है, बट वो भी उनमें आएंगी। तो वो जब भी आपके सामने कुछ नहीं आए उसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन कर लो, बट मैक्सिमम होमवर्क करिए फ्राइडे तक, रेस्ट संडे तक कर लेना। और फिर उसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जो बीकॉम में नया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स के अकाउंट बनेंगे, बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये 3 अकाउंट आपने प्लस वन में नहीं बनाए, वो 25th ऑनवर्ड्स वही क्वेश्चन है, बस ये चैप्टर आपका। और साथ में फाइनल टच परचेज कर लो, 10 ईयर्स के क्वेश्चन करते रहो साथ साथ में, मैं उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताता रहूँगा, वो भी करते रहना। ठीक है बेटा, क्लास ओवर कर रहा हूँ। ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा मोबाइल ऐप पे आज रात को 8 या 9 बजे तक, और वहाँ से दोबारा देख सकते हो। ठीक है एवरीवन, क्लास ओवर कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम, Thank you, sir. वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू। सर जो हमने इंश्योरेंस